आज की कहानी है काठ की हांडी। अफरा तफरी मची हुई थी। शहर के हर कोने से भय और घबराहट की गूंज सुनाई दे रही थी। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते कोरोना वायरस अब एलेक्जेंडर नर्सिंग होम की दहलीज पर कदम रख चुका था, जहां कई उम्रदराज पहले से ही बिस्तर पर थे। सीनियर सिटीजन के इस केयर होम में अधिकांश रहवासी 75 वर्ष से अधिक की उम्र के थे। कई लोग आराम से घूम फिर सकते थे तो कई बिस्तर पर ही रहते। कई को अपनी दिनचर्या निपटाने में किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती तो कई पूरी तरह से मदद पर निर्भर थे। कई शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अस्वस्थ तो कई सिर्फ मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। वे चलते फिरते तो थे पर ऐसे जैसे कि कोई जान नहीं ही उनमें। उन्हें देखकर लगता था कि जिंदगी टूट फूट गई है, जैसे तैसे उसे समेट कर चला तो रहे हैं, पर किसी भी क्षण बिखर सकती है। कोरोना के प्रहार की सहने की ताकत इन सीनियर सिटीजन में बहुत कम थी, इसीलिए वह इसका फायदा उठाकर शहर के अधिकांश ऐसे नर्सिंग होम्स को निशाना बना रहा था। अब तक सुरक्षित रहा यह केयर होम अब इसके शिकंजे में फंस चुका था। एक के बाद एक कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी और उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा था। 24 घंटे खत्म होते होते 10 लोगों की मौत की खबर उनके साथियों में निराशा और दहशत फैलाते हुए दीवारों से टकराकर सायं सायं कर रही थी। मौत का मंजर आंखों के करीब आकर दस्तक दे रहा था। खौफ और खतरों से जूझते यहाँ के कर्मी अपनी जान की चिंता लिए जैसे तैसे इस खतरे से निपट रहे थे। कुछ पॉजिटिव होने से घर पर एकांतवास में थे, कुछ इसकी आशंका में घर रुकना चाहते थे पर मजबूरी में काम कर रहे थे। एक के बाद एक आती इन खबरों ने रोजा को विचलित किया था। बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी कि अपने पड़ोसी स्टीव की कोई खबर मिल जाए उसे। जीवन के 86 बसंत पार कर चुकी रोजा पर मौत की खबरों का आतंक इस तरह छाया था कि नजरें टीवी स्क्रीन से हट नहीं ही थी। गत 10 वर्षों से यही नर्सिंग होम उसका घर था। पिछले कुछ दिनों से सारे कर्मी इस तरह डरे हुए अपना काम कर रहे थे मानो बिस्तर पर लेटे ये रहवासी मौत का पैगाम लिए खड़े हों उनके लिए। सबने अपने आप को पूरी तरह कवर किया हुआ था, पता ही नहीं चलता कि यह है कौन। आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि काम करने वाले उन सब के इर्द गिर्द किसी रोबोट की तरह आएं। हल्के नीले रंग के प्लास्टिक के कवर से ढके या यूं कहें कि प्लास्टिक का गाउन पहने हुए, हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क, पारदर्शी चश्मे में छिपी आंखों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। सूजन, नर्सिंग होम की रिसेप्शनिस्ट ने आकर आज दिवंगत हुए सदस्यों के नाम बताए। स्टीव का नाम भी था उनमें। रोजा की आंखें जैसे झपकना ही भूल गई हो। कई साथियों के साथ उसका खास दोस्त स्टीव उसे छोड़कर चला गया था। अक्सर वे दोनों आपस में बातें करते रहते थे। दोनों ने यहाँ के जीवन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। किसी को अब परिवार, बच्चों की प्रतीक्षा नहीं होती क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी बन गए थे। उस बड़े कमरे में जहां 4 लोगों के पलंग थे, एक ओर से दूसरी ओर सिर्फ कपड़े का पर्दा था जो उनके अपने कमरे की सीमा था, उनका अपना घर था। कोई किसी की 4 दीवारी में नहीं झांकता था। बैठे बैठे, सोए सोए बातें कर लेते थे, ठहाके लगा लेते थे, लंच डिनर को टेबल पर साथ निभाते और टहलने साथ में चले जाते थे। कल स्टीव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और उसे अस्पताल ले जाया गया था। आज वह चल बसा था। बगैर कुछ कहे इस तरह उसका चले जाना मन को स्वीकार ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि अभी कपड़े की दीवार के उस पार से आवाज आएगी, है रोज, सब ठीक है, चलो घूमने चलें। 5 मिनट बाद चलते हैं स्टीव। उन 5 मिनटों में वह अपने बाल ठीक करेगी, रूखे होठों पर लिपस्टिक लगाएगी और चप्पल पहनकर चल देगी। उसके साथ नीचे बरामदे तक जाएंगे।
फिर मौसम अच्छा होगा तो थोड़ा बाहर निकलेंगे, उसके बाद उसकी मजेदार बातों पर हंसते हुए ताश खेलने बैठेंगे, अखबार पढ़ेंगे और फिर से अपने अपने कमरे में कैद हो जाएंगे। इस तरह तो कोई दुनिया छोड़कर चला नहीं जाता। रोजा के लिए यह सिर्फ एकाकीपन ही नहीं था, बहुत था जो तकलीफ दे रहा था। साथ वाले पर्दे की हिलती दीवारों को घूरते हुए महसूस हो रहा था कि न जाने किसका नंबर है। कितने और लोग अस्पताल के लिए ही नहीं, अपनी आखिरी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हो। वही हुआ। अगली सुबह तक लगभग सारे लोग या तो जा चुके थे या बची हुई अपनी चंद सांसें गिन रहे थे। शायद जीवन का सबसे दुखद दिन था यह, जब आसपास के सारे जाने पहचाने चेहरे कूच कर गए थे। रोजा न खा पाई थी, न सो पाई थी। वह रात काटे नहीं कट रही थी। बहुत अंधेरी थी, इतनी अंधेरी कि लग रहा था आज सूरज नहीं उगेगा। उसे भी महसूस होने लगा था कि कुछ गलत है। शरीर में सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, अजीब किस्म की बेचैनी थी। तमाम सामाजिक दूरियों के बावजूद सूरज निकलने तक रोजा के शरीर में कोरोना के सारे लक्षण मौजूद थे। उसे भी अस्पताल भेज दिया गया। कई मित्रों के हंसते हुए चेहरों से भरा वह नर्सिंग होम मौत का अड्डा बन चुका था। वे पलंग जो दिन हो या रात मदद की गुहार लगाते रहते थे, अब मौन थे। एक साथ 35 लोगों की मौत अब 36 का आंकड़ा पूरा करने के इंतजार में थी। इस महामारी में अस्पताल जाना तो बीमार को और बीमार ही करता। वह जो देख रही थी, आंखें उसे कभी देखना नहीं चाहती। बाहर की लॉबी में कहीं उल्टी करने की तो कहीं थूकने की आवाजें आ रही थी। 4-5 घंटों का इंतजार साइन इन करने के लिए था। कुछ दीवार का सहारा लेकर खड़े थे, कुछ फर्श पर ही लेट गए थे। अगले 4-5 घंटों का इंतजार कॉरिडोर में पलंग के लिए था। रूम तो खाली थे नहीं, सारी खाली जगहें, चाहे वह डॉक्टरों के बैठने की हो या नर्सों के बैठने की, मरीजों के वार्ड में तब्दील हो गई थी। खत्म होते संसाधनों के साथ अस्पताल प्रशासक एक साथ कई मोर्चों से निपटते मरीजों के क्रोध से भी निपट रहे थे। गुस्से में एक मरीज ने नजदीक से गुजरते एक डॉक्टर का मास्क खींच लिया था, यह कहते हुए कि हम बीमार हैं तो तुम भी साथ में बीमार हो जाओ, ताकि हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। डॉक्टरों, नर्सों की सुरक्षा के साथ घबराहट व निराशा में धकेले गए इन रोगियों के आक्रोश को मुस्तैदी से रोकना भी एक ज्यादा जरूरी काम हो गया था। जान बचाने वाले उन फरिश्तों को गालियां दी जा रही थी। एक ओर मानवीयता अपना क्रूरतम रूप दिखा रही थी तो दूसरी ओर उदात्त मानवीयता के चरम की परीक्षा थी। लाशों को उठाने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे। जीवित लोग इलाज की प्रतीक्षा कर रहे थे व लाशों का ढेर अस्पताल के प्रांगण में पड़ा अपने गंतव्य तक जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले दिन के प्रकोप के बाद अस्पताल की वैन से लाशें जा रही थी। फिर वैन छोटी पड़ने लगी, बड़े कार्गो ट्रक बुलवाए गए। यह भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अस्पताल इमारत की हर मंजिल से ट्रक तक पहुंचती लाशों को अस्पताल के कई दरवाजों से निकलना पड़ रहा था। इससे ले जाने वालों के लिए, रास्ते के मरीजों के लिए, सबके लिए खतरा था। अब खुले कार्गो ट्रक इस तरह खड़े किए गए कि प्लास्टिक में लपेटकर हर मंजिल की बालकनी से ऊपर से नीचे सीधे लाश को ट्रक में डाला जा सके। यह किसी भी तरह से मानवता का तिरस्कार नहीं था, यह तो जिंदा बचे शेष लोगों को बचाने की कोशिश भर थी, जिंदा लोगों को सम्मान देने का एक प्रयास भर था। घंटों इधर से उधर धकेले जाने के बाद रोजा को कॉरिडोर में रखा गया था। कमरों की कमी, बिस्तरों की कमी, मास्क की कमी, संसाधनों की कमी, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स की कमी, अनगिनत आवश्यक वस्तुओं की कमियों के चलते हर चेहरा परेशान था। काम के बोझ से, मौत के खौफ से और मन के शोक से सर्व संपन्न इंसान की सारी ताकतें इस वायरस ने झुठला दी थी।
ऐसा लगता जैसे इस बेप्सी का मखौल उड़ाता कोरोना वायरस ठाके लगा रहा हो। रोजा का नंबर आ गया था। पलंग मिलने के साथ ही कॉरिडोर में जगह मिलना इस बात का संकेत था कि अब इलाज जल्द ही चालू हो जाएगा। उसका बिस्तर आरामदेह था। हर बेड के बीच आवश्यक दूरी के बाद दूसरा बेड लगा था। सामने के कॉरिडोर की लाइन भी पूरी भरी थी। रोजा के ठीक सामने एक और मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बीच के रास्ते से नर्स, डॉक्टर आते जाते मरीजों को संकेत दे देते कि बहुत कुछ चल रहा है यहाँ। इस महामारी के चलते किसी भी परिवार वाले को साथ रखने की इजाजत तो थी ही नहीं। मरीजों के बीच घिरे स्वास्थ्यकर्मी मानो स्वयं मौत को अपने शरीर में घुसने का न्योता दे रहे थे। दूरियों को निभाते भी नजदीकियां तो थी। ब्लड प्रेशर लेना, खून की जांच करना, वेंटिलेटर लगाना, ये सारे काम बगैर छुए तो कर नहीं सकते थे। कहाँ जाते बेचारे, मरते क्या न करते। जीवन भर के अपने कड़े परिश्रम के बदले उन्हें डॉक्टर का सम्माननीय पेशा मिला था। आज वे उससे भागना चाह रहे थे। अपने उस फैसले पर शायद पछता भी रहे हों। सारी काबिलियत को नकार कर आज उसी पेशे की वजह से मौत उनके पीछे पड़ी थी। रोजा हैरान थी यह देखकर कि उसके ठीक सामने वाले पलंग पर एक नवयुवक था जो गंभीर हालत में था। अभी तक तो वह यही सोच रही थी कि 60 के ऊपर की उम्र के लोग ही इससे परेशान हैं। यह नवयुवक तो अंदाजन 25-26 का होगा। रोजा को देख रही नर्स उसकी भी देखरेख कर रही थी। उसकी हालत गंभीर थी। वेंटिलेटर्स कहीं खाली नहीं थे। डॉक्टरों की फुसफुसाहट ने तय किया कि इन दोनों मरीजों को बारी-बारी से वेंटिलेटर पर रखा जाए। जरूरत के हिसाब से कभी रोजा को, कभी दिरांग को रोक। पूरे दिन नर्स यही करती रही। उसकी ड्यूटी बदलते ही दूसरी नर्स आई। वह कह रही थी कि दिरांग की हालत अधिक खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाया गया। दोनों की फुसफुसाहट से सुनाई दे रहा था कि उसे ज्यादा समय के लिए वेंटिलेटर चाहिए वरना हम उसे बचा नहीं पाएंगे। हकीकत तो यह थी कि इस बार-बार के परिवर्तन से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा था। रोजा और दिरांग दोनों ठीक होते होते फिर सांस के मोहताज हो जाते। डॉक्टरों की पशोपेश समझ रही थी। रोजा अपने बिस्तर से वह दिरांग का चेहरा अच्छी तरह देख पा रही थी। बहुत मनमोहक नवयुवक था। सिर के घने काले बाल और हल्की सी दाढ़ी, चेहरा कुम्हलाया होने के बावजूद आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होने के सारे प्रमाण दे रहा था। नर्स परेशान थी। इधर रोजा को राहत मिलती, उधर दिरांग की बेचैनी बढ़ जाती। उसकी व्याकुलता रोजा को बहुत परेशान कर रही थी। दोनों की उम्र का बड़ा अंतर था। एकाएक उसे ख्याल आया कि मैं तो वैसे ही 86 पार करने वाली हूँ, न कोई आगे न पीछे। और जीकर करना भी क्या है, मगर इस लड़के के सामने तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। पास से निकलने वाले एक डॉक्टर से उसने कहा, सर सुनिए, एक निवेदन है। मिस रोजा, हम समझते हैं आपकी तकलीफ, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। उसे लगा कि शायद शिकायत के स्वर हैं ये। जी वही तो मैं भी कह रही हूँ। मुझे वेंटिलेटर की जरूरत अब नहीं है। क्या मतलब? वह एकाएक पलटा। चश्मे से बाहर आती आंखों ने न समझने का संकेत दिया। मैं ठीक हूँ। दिरांग को अधिक जरूरत है वेंटिलेटर की। मिस रोजा, आप क्या कह रही है? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे वेंटिलेटर लगाने के बजाय आप उसे ही लगा रहने दें। देखो, मैं तो वैसे भी अपनी उम्र से ज्यादा जी चुकी हूँ। डॉक्टर रोजा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे दुविधा में देख रोजा अपनी हकलाती आवाज पर जोर देकर कहने लगी, मुझे इतना सा कर्तव्य पूरा करने दे, उस नौजवान बच्चे को बचाने दे।
हतप्रभ सा डॉक्टर डेरांग को देखने लगा। उसके लिए दोनों की चिंता बराबर थी। उम्र, रंग, धर्म, जाति का भेदभाव किए बगैर जीवन रक्षा करना उन सबकी ड्यूटी थी। लेकिन रोजा के प्यार भरे इंसानियत के आग्रह को स्वीकार करने में उसे कोई झिझक भी नहीं थी। युवक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जल्दी कीजिए, उसकी जान बचाइए। न पेपर था, न हस्ताक्षर, न नौकरी की चिंता। अगर कोई चिंता थी तो वह थी एक जीवन बचाने की। बगैर किसी देरी के रोजा का समय भी डेरांग को दे दिया गया। एक ऐसा काम जिसके बारे में वह स्टीव को जरूर बताती। खैर, ऊपर जाकर बता देगी। वह भी खुश होकर कहेगा, रोज, तुम सचमुच रोज हो, जीवन की खुशबू फैलाती हो। यह सुनकर निश्चित रूप से रोजा के गाल लाल हो जाएंगे। 1 घंटे का समय बीत चुका था। आधी जगी आधी सोई वह स्टीव से बातें कर रही थी। डेरांग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी, रोजा की बंद होने लगी थी। किंतु उसके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि सामने स्टीव खड़ा था, उसका हाथ पकड़ने के लिए। जीवन का लेनदेन हो गया था। मौत ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। ऊपर वाली छत धुंधलाने लगी थी। पल भर में लिया गया फैसला सुकून मौत दे गया था। अपनी मृत्यु वरण करने का सुख हर किसी को नहीं मिलता। रोजा को मिला था। काठ की हांडी स्वयं चूल्हे पर चढ़ गई थी ताकि आग बरकरार